हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस सेशन में मैंने जैसे आपसे लास्ट सेशन में कह दिया था कि हम कॉमर्स पढ़ेंगे, तो इस सेशन में हम कॉमर्स पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। कॉमर्स क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और टाइप्स क्या है, ये हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि कॉमर्स क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मोहन ने बहुत ही क्लियरली मेंशन कर रखा है, और इसी डेफिनेशन को आप अपनी इस मीनिंग को आप अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, तो यू विल गेट योर मार्क्स। पूरी डेफिनेशन यहाँ पे प्रॉपरली रिटन है। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स क्या इंक्लूड करता है, बेसिकली ऑल एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजम्पशन। यानी कि कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं? जो कि नेसेसरी हैं, जो कि ज़रूरी हैं। किस चीज़ के लिए? गुड्स को लाने के लिए फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजम्पशन। ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि एक गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ वो प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वहाँ से ले जाके लाने के लिए ज़रूरी है। कहाँ पे? जहाँ वो कंज्यूम होने हैं, जहाँ कंज्यूमर्स ने उनको खाना है, कंज्यूम करना है, यूज़ करना है एज ए फिनिश प्रोडक्ट की तरह। उसको वहाँ से वहाँ ले जाने में जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने भी खर्चे, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी कॉमर्स के अंदर आती हैं। तो ठीक है, यही इसकी एक मीनिंग हो गई। all activities which are necessary for bringing the goods from the place of production to their place of consumption। अब वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हम करते हैं गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन में लाने के लिए, वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ मैंने मेंशन कर रखी हैं। ये एक्टिविटीज़ सपोज जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स को परचेज़ करना, ख़रीदना। हमें ख़रीदने के लिए शॉप पे जाना पड़ता है, तो अल्टीमेटली वो एक्टिविटी जो हम ख़रीद रहे हैं गुड को, वहाँ से बाय कर रहे हैं, शॉपकीपर उस गुड को सेल कर रहा है, ये दोनों एक्टिविटीज़ किसके अंदर आएंगी? कॉमर्स के अंदर। देन एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, वो हमें दे रहा है, हम उसको मनी सप्लाई कर रहे हैं, या हम कोई और चीज़ किसी तरह से उसको एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स को, तो वो कहाँ, किस एक्टिविटी किस चीज़ के अंदर आएगी? कॉमर्स में। कॉमर्स में सिर्फ बाइंग और सेलिंग ऑफ द गुड्स ही नहीं आता, जैसे कि मैंने आपसे कहा सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ देयर कंजम्पशन में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, तो वो सर्विसेज भी आ जाती हैं। किस टाइप की? जैसे कि इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, यानी कि गुड्स हमारे जैसे हमारी फैक्ट्रीज़ में बन रहे हैं, फैक्ट्रीज से फिर वो फर्दर होलसेलर के पास ट्रक से जा रहे हैं, फिर होलसेलर के पास से हम उनको ट्रक से रिटेलर के पास लेके जा रहे हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी या सर्विस हो रही है, ये भी कॉमर्स के अंदर आएगी। वेयर हाउसिंग वो एक्टिविटी होती है जहाँ हम गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि बल्क में प्रोडक्शन होता है, बट एक साथ सब गुड्स जो है सेल नहीं हो जाते, कंज्यूमर उन्हें नहीं खरीद लेते हैं, तो हम उसको कुछ स्टोर करके रखते हैं गुड्स को, और जैसे जैसे उसकी डिमांड आती है हम उसे बेचते जाते हैं, तो वेयर हाउसिंग। देन पैकेजिंग, गुड्स को पैकेज करना है, इंश्योरेंस करना, अगर कोई सपोज नेचुरल कैलामिटी हो गई या थेफ्ट हो गया, कुछ भी है, इन सब चीज़ों से बचाव के लिए हम अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। देन बैंकिंग है, लोन लेना है हमें, या गुड्स खरीदना है, या हमें अपने कंपनी को लोन लेना है, या रिटेलर होलसेलर किसी को भी लोन लेना है, बैंकिंग की फैसिलिटी है, सेल्स की फैसिलिटी है। सो ये सारी सर्विसेज और एक्टिविटीज़ ये सब कॉमर्स के अंडर आती हैं। सो कॉमर्स में बेसिकली जो यहाँ बहुत प्रॉपर मीनिंग मैंने लिख रखा है, आप अपने एग्जाम में जब एक्सप्लेन करोगे कॉमर्स क्या होता है, यही मीनिंग लिखोगे। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। Now we will discuss about the characteristics of commerce. So again मैंने बहुत ही प्रिसाइज और पॉइंट्स में बहुत ही अच्छे फॉर्म में यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है characteristics of commerce, और पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिखा है। पॉइंट बाय पॉइंट मैं डिस्कस कर लूँगी आपसे, एक्सप्लेनेशन आप मुझसे सुन लीजिए, और पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। तो कॉमर्स के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कॉमर्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्योंकि इट कंसिस्ट of the activities which are undertaken for earning profits। कॉमर्स सारी वो एक्टिविटीज़ करती है जो कि ज़रूरी होती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी वही होती है, हम उन्हीं एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर करते हैं जो कि
प्रॉफिट मोटिव से हम करते हैं, जिनको प्रॉफिट मोटिव से करते हैं। अगर हम उन्हें प्रॉफिट मोटिव से या पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। तो कॉमर्स सारी वही एक्टिविटी अंडरटेक करती हैं जहाँ जो भी प्रॉफिट मोटिव से होती है, इसीलिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स में एक्सचेंज होता है गुड्स का, सर्विसेज होता है, सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का फ्रॉम दी गुड्स हम परचेज करते हैं, जो प्रोड्यूस हुए होते हैं उन्हें हम परचेज करते हैं, फिर फर्दर सेल करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड बेसिकली होती है, ठीक है, ट्रेड्स होती है, एड्स ऑफ ट्रेड्स होते हैं, ये सब होता है। तो गुड्स का एक्सचेंज होता रहता है, गुड्स का, सर्विसेज का, प्रोड्यूसर से, फिर होलसेलर से, फिर रिटेलर से, फाइनल कंज्यूमर तक पूरा एक्सचेंज होता है। प्रॉफिट मोटिव, अगेन कॉमर्स की जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं अल्टीमेटली गुड्स को सेल करने के लिए हो रही हैं, अगेन प्रॉफिट के लिए हो रही हैं। जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो हम रिटर्न में एक मनी मांग रहे हैं, अपनी प्राइस मांगते हैं उसका, तो वही हमारा प्रॉफिट होता है, वही हमारी इनकम होती है। अगर ये प्रॉफिट या इनकम मोटिव के बिना हम ऐसे सेल करते हैं प्रोडक्ट्स तो वो कॉमर्स के अंडर नहीं आएगा। सपोज़ अगर कोई एक ट्रेडर गुड्स को एज ए गिफ्ट दे दे अपने किसी फ्रेंड को, तो वो एक्टिविटी कॉमर्स में नहीं आएगी, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जा रही है। सिर्फ वही एक्टिविटी कॉमर्स में आएगी जो प्रॉफिट मोटिव से की जा रही है। देन द फोर्थ वन, रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इसका क्या मतलब है कि कोई भी आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन, यानी कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो हमने सिर्फ एक बार किया हो, ठीक है, कोई भी एक बार किया, हमने एक बार गुड लिया, ये हमने मार्कर लिया और आपने सामने वाले पर्सन को 10 रुपीज़ में या वॉट एवर अमाउंट में सेल किया, लेकिन उसके बाद हमने कुछ भी ट्रांजेक्शन कभी नहीं किया, कोई बाइंग एंड सेलिंग कुछ नहीं की, सो दैट इज़ नॉट कॉमर्स। ट्रांजैक्शंस की रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी एक कोई ट्रांजैक्शन कर देंगे और उससे अगर हमने इनकम ही कमा ली तो वो बिज़नेस नहीं है, वो कॉमर्स के अंडर नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन, और कहने का मतलब ये है कि सपोज़ जैसे हमारे पास कोई मेरा पुराना, एक और एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, अगर हमारे पास कोई, सपोज़ मेरा कोई पुराना टाइपराइटर पड़ा है, मैंने उसे सेल कर दिया किसी को, एज एन ऑफकोर्स मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे निकालना था उसे, मैंने कहीं निकाल लिया, किसी को बेच दिया, उससे मैंने पैसा कमा लिया, वो कॉमर्स नहीं होगा। कॉमर्स सिर्फ वही है जहाँ पे रेगुलरिटी हो ट्रांजेक्शन की या कॉन्टीन्यूस ट्रांजेक्शन हो। दैन द फिफ्थ वन इज़ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ मैंने आपसे एक बार अपने लास्ट सेशन में, उससे पहले जो सेशंस हुए हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ पूरी डिटेल में डिस्कस करी थी, प्लेस, टाइम एंड ऑल। तो कॉमर्स इन यूटिलिटीज़ को क्रिएट करता है, फुलफिल करता है सब। कैसे? अगर हम प्लेस यूटिलिटी की बात करें, ठीक है, प्लेस यूटिलिटी की बात करें उसमें, तो कॉमर्स क्या करता है, गुड्स को उन प्लेस से लेके जाता है जहाँ वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ पे, वहाँ पे लेके जा रहा है जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है, तो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। फिर कॉमर्स क्या करता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। कैसे? कॉमर्स सपोज़ गुड्स को सेव करके रखता है, गुड्स को जैसे वेयर हाउस में अपने सेव करके रखता है, हाँ, लैक्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, वो उसको सेव करके उसने रखा हुआ है, और जैसे रिक्वायरमेंट हो रही है जहाँ पे, जिस टाइम पे, सपोज़ इस मंथ या नेक्स्ट मंथ या अगले साल, जैसे जैसे गुड्स की रिक्वायरमेंट जहाँ हो रही है वहाँ पे हम गुड्स को भेज दे रहे हैं, तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो रही है। तो इस तरह की जो यूटिलिटीज़ हैं ये कॉमर्स क्रिएट करता है। लाइक जैसे मैंने आपको 2 की एग्जाम्पल दी, वो दोनों यूटिलिटी मैं यहाँ बोर्ड पर लिख दे रही हूँ आपके लिए कन्वीनियंस के लिए। तो ये दोनों टाइप की यूटिलिटी मैंने फॉर योर कन्वीनियंस यहाँ बोर्ड पे लिख दी है, प्लेस और टाइम यूटिलिटी, ये दोनों यूटिलिटीज़ कॉमर्स क्रिएट करता है। कमिंग टू द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस। कॉमर्स पार्ट ऑफ द बिजनेस है, ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स जो कि है स्टडी होती है ह्यूमन बींग्स की एज ए कंज्यूमर्स, एज प्रोड्यूसर्स। सो कॉमर्स एक बिजनेस का ही पार्ट होता है। तो ये थी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी कह सकते हैं कॉमर्स के। Now we'll talk about the functions of commerce. To talk about the function of commerce, functions क्या होते हैं कॉमर्स के? कुछ hindrances होते हैं। hindrances का क्या मीनिंग होता है? hindrances का मीनिंग होता है obstacles. obstacle means रुकावटें। देखो, किसी भी काम में कोई भी रुकावट आती है, उसी तरह से कॉमर्स जिस चीज़ से रिलेटेड है, अगर उन कामों में रुकावट आती है तो कॉमर्स उनको रिजॉल्व करता है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। तो यही कॉमर्स का फंक्शन है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी हिंड्रेंस किस चीज़ में, जैसे गुड्स को सेल, एक्सचेंज और यही सब करने में जो भी प्रॉब्लम आती है, कॉमर्स उनको सॉल्व करता है, और यही कॉमर्स का फंक्शन है, ठीक है। उन हिंड्रेंसेस को, उन ऑब्स्टेकल्स को स्टॉप करना। ये लिखी है मैंने, हिंड्रेंसेस, प्रॉब्लम्स, ये ऑब्स्टिकल आप कह सकते हो जो आती हैं, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, एक्सचेंज, रिस्क, नॉलेज, और उनको किस तरह से कॉमर्स सॉल्व करता है ये मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है। अब जैसे जैसे आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग यू, जैसे जैसे मैं आपको एक एक पॉइंट लेके एक्सप्लेन करूँगी, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या किस तरह से प्रॉब्लम आती है और वो कॉमर्स उनको सॉल्व कैसे करता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन से क्या प्रॉब्लम है? जैसे कि देखो, प्रोड्यूसर्स अपनी फैक्ट्री में गुड बनाते हैं,
उन्हें ये तो नहीं पता कि किस देश के किस पार्ट, किस कोने में, किस कंज्यूमर को, किस पर्सन को उनके उस गुड की रिक्वायरमेंट है। वहीं कंज्यूमर्स गुड्स कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स पे है, पर उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें जिस गुड्स की रिक्वायरमेंट है वो उन्हें कहाँ मिलेगा और उन्हें कौन बना रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम आ जाती है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन की, ये जो दोनों के बीच में गैप आ रहा है, जिनको आइडिया नहीं है वो कंज्यूमर को कि गुड्स सप्लाई कहाँ से होगा जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए गुड्स को यूज़ करके, प्रोड्यूसर को ये नहीं पता है कि कंज्यूमर कहाँ है। ये जो प्रॉब्लम आती है ये कॉमर्स सॉल्व करता है ट्रेड के थ्रू। ट्रेड से क्या होता है, ट्रेड एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्रोवाइड करता है सॉरी ट्रेड एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्रोवाइड करता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, और जहाँ पे जिसको कोई चीज़ खरीदनी है वो खरीद भी सकता है, सेलर को कोई चीज़ बेचनी है वो बेच भी सकता है। सो ट्रेड बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को मिलाने के लिए, और फाइनली बाइंग एंड सेलिंग को पूरा करने के लिए ऑफ गुड्स। ठीक है, ये हो गए हिंड्रेंस ऑफ पर्सन फर्स्ट। सेकेंड, कमिंग टू हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस से क्या मतलब है, देखो मेजर प्रॉब्लम जो आती है प्रोड्यूसर्स को वो ये आती है कि वो अपने गुड्स को डिफरेंट प्लेसेस में, दूर दूर प्लेसेस पे, जैसे कि हमने गुड्स बनाया है किसी सिटी में, मुझे गुड्स सेंड करना है किसी दूसरी सिटी में, वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, मैं कैसे भेजूँ, मैं कैसे भेजूँ, कंज्यूमर मेरा दूसरी सिटी पे है, मेरी फैक्ट्री दूसरी सिटी पे है। फैक्ट्री तो हम इधर से बहुत आसान नहीं है ना, इधर से उधर उसको रिप्लेस कर देना, दूसरी जगह लगा देना। तो मुझे कैसे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं अपने गुड्स को कैसे भेजूँ उस दूसरी शहर, उस दूसरी सिटी जहाँ पे कंज्यूमर्स उन गुड्स को खरीद सकें। तो ये प्रॉब्लम भी कॉमर्स सॉल्व करता है। कैसे, ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग से, यानी कि डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशंस हमारे पास अब अवेलेबल हैं। हम एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या ट्रेन है या बाय रोड है, हम अपने गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सिटी से दूसरी प्लेस पे, यानी कि फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, हम उसको वहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम कैसे कॉमर्स सॉल्व करता है, पैकेजिंग से। अब सपोज़ हमें गुड्स सर्व करने हैं, सपोज़ हमें मिल्क सप्लाई करना है, मिल्क हम हाथ में या बाल्टी में तो सप्लाई करेंगे नहीं, तो उसके लिए हमें एक आउटर लेयरिंग प्लास्टिक की हमने डेवलप करी कि हाँ भाई इन प्रॉपर पॉलीथिन्स में हम इसको सप्लाई करेंगे, तो पैकेजिंग प्रॉपर हो गई। सपोज़ हमें लैपटॉप सेल करना है, लैपटॉप सेल तो बहुत ही डेलिकेट चीज़ होती है, उसके लिए क्या है, अगर कहीं घंटा कुछ आया और जो व्हीकल जिससे हम कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो टूट गया तो कोई वो किसी काम का नहीं रहेगा, तो हमने उसमें थर्माकोल की पैकेजिंग करी एंड ऑल, उसको बबल रैप करा, तो इन सब से हमने उसको प्रॉपर सेव कर लिया और हम उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये जो हिंड्रेंस आती है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की, एक जगह पे गुड दूसरे जगह पे कैसे पहुँचाएँ हम एक से दूसरी जगह पे, ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग जो कॉमर्स के अंडर आते हैं इनको सॉल्व करते हैं, हमारे इस हिंड्रेंस को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। फिर है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम से क्या मतलब है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री जो है गुड्स प्रोड्यूस करती है ना लार्ज स्केल बल्क में प्रोड्यूस कर रही है, एक दो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि डिमांड उसकी वो फ़ौरन हो जाएगी। ठीक है, तुरंत हो सकता है कि कुछ टाइम गैप, यूजुअली कुछ टाइम गैप के बाद प्रोडक्शन हो जाता है, बट डिमांड उसकी कुछ टाइम के बाद होती है प्रोडक्ट्स की। अब उन गुड्स को हमें कहीं रखना तो पड़ेगा कि जब उसकी डिमांड हो तो वो सप्लाई के लिए हमारे पास तैयार हो, और जब हमने बल्क में प्रोड्यूस कर लिया तो हम उसको बेचना भी चाह रहे हैं आज नहीं तो कल, तो उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम जो है कॉमर्स सॉल्व करता है वेयर हाउसिंग और स्टोरेज से। वेयर हाउसिंग में हम अपने गुड्स को बल्क में जो होते हैं स्टोर कर सकते हैं, और जब वो रिक्वायर्ड होते हैं हम उन्हें फर्दर सेल कर सकते हैं। ठीक है, वेयर हाउसिंग से क्या हो जाता है, कोई रेन हो रही है, रेनफॉल हो रही है, या फायर कहीं है, पेस्ट, इन सब से हमारे गुड्स को ये बचाइए वेयर हाउसिंग। तो कॉमर्स इस तरह से हमारी हेल्प कर रहा है। फोर्थ आ रहा है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज ये क्या प्रॉब्लम है जिसको कॉमर्स सॉल्व कर रहा है। अब गुड्स की बाइंग होनी है, गुड्स की सेलिंग होनी है। ठीक है, बायर को ख़रीदना है, सेलर को सेल करना है। ये पर्सन्स जो हैं सपोज़ डिफरेंट जगह पे अगर रहते हैं, तो अब एक ये बात उठती है कि ये कौन से बेस पे गुड्स को हम पे एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, मनी। अब मनी एक वो कॉमन मीडियम सर्व करता है जिसमें प्रोड्यूसर अपने गुड्स सेल करेगा और मनी ले करके वो बायर से मनी ले करके अपने गुड्स सेल करेगा, बायर मनी दे करके गुड्स खरीद लेगा। बट मनी ये प्रॉब्लम सॉल्व तो कर रहा है दूसरी, अब लेकिन प्रॉपरली कैसे सॉल्व कर रहा है, बैंक्स के थ्रू। बैंक्स रिमूव कर देते हैं ये ऑब्स्टिकल। कैसे, एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं मनी को। बैंक्स अपने थ्रू ही मेंबर्स भेज देते हैं मनी कलेक्ट करने के लिए। अगर हम उन्हें गाइड करेंगे कि हमें यहाँ से पेमेंट हमें लेनी है, हमारी यहाँ पेमेंट ड्यू है, तो बैंक्स अपने ही पास से बंदे भेजते हैं और हम क्लाइंट्स के बिहाफ पे पेमेंट कर भी देते हैं और पेमेंट कलेक्ट भी कर लेते हैं। तो बैंक्स ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, मनी कलेक्शन वाली प्रॉब्लम। सो क्लाइंट्स के बिहाफ पे वो मनी को
पे भी कर देते हैं, मेक द पेमेंट्स ऑल्सो एंड दे कलेक्ट द पेमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हिंड्रेंस, नेक्स्ट ऑब्स्टिकल, जो कि है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कैसा है? सपोज हम अपने गुड्स को, पहली चीज़ हमने एक जगह पे हमने स्टोर करके रखा है, ठीक है, स्टोर करके रखा है कि जब उसकी डिमांड होगी, अभी हमने बल्क में प्रोड्यूस किया है, बहुत लार्ज स्केल पे गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, बट जब उसकी अभी डिमांड नहीं है, जब होगी तो उसको सेल करेंगे, मेरे पास वेयर हाउस में स्टोर है। दूसरी प्रॉब्लम, मैं उसको गुड्स को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, एक सिटी से दूसरी सिटी पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो इन दोनों में क्या दिक्कत आ सकती है? सपोज़ हम गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहीं हमारा ट्रक पलट गया या कुछ हो गया, या वेयर हाउस में हमने स्टोर करके रखे हैं, वहाँ नेचुरल क्लैमिटी आ गई या फायर लग गई या थेफ्ट हो गया, किसी ने चोरी कर लिया कुछ सामान, तो मेरा लॉस है कि नहीं है? तो अब इस लॉस से बचने के लिए कॉमर्स ने अगेन मुझे एक उपाय दे दिया है, इंश्योरेंस, ठीक है। तो कॉमर्स का अगेन एक उपाय आ गया इंश्योरेंस, और हम अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा सकते हैं, जिससे कि हम रिस्क फैक्टर से बचे रहें। रिस्क फैक्टर ऑलवेज हमेशा थोड़ा रहेगा, लेकिन इंश्योरेंस से हमारी थोड़ी सेफ्टी ज़रूर हो जाती है, ठीक है। तो कोई गुड्स का डिटेरियोरेशन है, थेफ्ट है, फायर है, कोई भी तमाम तरह के रिस्क हैं जिससे हमारे बिजनेसमैन बड़ा परेशान रहते हैं कि कैसे हम उसको, और परेशान रहते हैं कैसे इनको फेस करेंगे, वो डिस्करेज हो जाते हैं, मनी लगाना नहीं चाहते हैं। इंश्योरेंस इस रिस्क को हटा देता है, ठीक है, और बिजनेसमैन को फाइनेंशियल लॉस से बचा लेता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट हिंड्रेंस, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, अब इसमें कि ये क्या हिंड्रेंस है, ये क्या प्रॉब्लम और क्या ऑब्स्टेकल है, इसको समझ लेते हैं। देखो, प्रोड्यूसर गुड्स परचेज़ कर रहा है, बट उसे ऑफकोर्स उससे परचेज़ करें गुड्स, ठीक है, पर उसे कंज्यूमर को सेल भी करना है, ये भी हमें पता है। उसने कुछ प्रोड्यूस करें, उसे कंज्यूमर को सेल भी करना है, बट कंज्यूमर के पास नॉलेज कैसे आए, वो कंज्यूमर को बताए कैसे कि मैंने इस तरीके का गुड्स प्रोड्यूस करा है। तो अगर आपको इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है और आप उसे सेटिस्फाई करना चाहते हो, तो देखो भाई, मेरे पास ये गुड है और ये आपको सेटिस्फाई कर सकता है, तो इसे प्लीज़ खरीदो। हम ये नॉलेज कैसे पहुँचाएंगे कंज्यूमर तक? इसको भी कॉमर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके कॉमर्स ने 2 सॉल्यूशन दिए हैं, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन। यानी कि एडवर्टाइजिंग से या सेल्स प्रमोशन से ये जो हिंड्रेंस, ये जो ऑब्स्टिकल आ रही है, ये ख़त्म हो जाती है। और एडवर्टाइजिंग से पीपल को हम परसुएड करते हैं, तरह तरह के ऐड आते हैं, टीवी पे, रेडियो पे, हर जगह पे ऐड आते हैं, या होर्डिंग्स होती हैं, ये सब एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। इससे हम कंज्यूमर को अवेयर करते हैं कि मार्केट में इस तरह का न्यू प्रोडक्ट आया हो और इसका ये यूज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो इफ़ यू रिक्वायर इट। तो हम कंज्यूमर को नॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह के जो हिंड्रेंसेस या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कॉमर्स उनको रिमूव करता है ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, बैंक्स, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन के थ्रू। और यही कॉमर्स का फंक्शन है, इन हिंड्रेंसेस को रिमूव करना। नाउ विल स्टडी अबाउट ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के 2 ब्रांचेस हैं, पहली है ट्रेड और दूसरी है एड्स टू ट्रेड। ट्रेड फर्दर क्लासिफाइड है इनटू 2 टाइप्स, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। और ये होम ट्रेड भी अपने आप में सब क्लासिफाइड है इनटू होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। वहीं फॉरेन ट्रेड अपने आप में सब क्लासिफाइड है इनटू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट, ठीक है। ये हो गया ट्रेड, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कमिंग टू एड्स ऑफ ट्रेड, ये भी एक ब्रांच है कॉमर्स की। कॉमर्स की 2 ब्रांचेज हैं, जैसे मैंने बताया, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। अब एड्स टू ट्रेड के अंदर क्या आ जाती है, फर्दर क्या होती है एड्स ऑफ ट्रेड, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग एंड अदर एड्स। इसी सेशन में, इसी वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग, अदर ट्रेड्स ये डिस्कस कर ली। आई थिंक 2 टाइम्स डिस्कस करी है मैंने आपसे ये। तो मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता है कि मैं इनको फिर से आपसे डिस्कस करूँ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सेल्फ अंडरस्टूड हो गया है आई थिंक आपको, कि अभी मैंने हिंड्रेंस में भी, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में भी आपसे डिस्कस किया था कि क्या हिंड्रेंस, क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं प्रोडक्ट्स को सेल करने में, और कॉमर्स कैसे उनको रिमूव करता है, ट्रांसपोर्टेशन से, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग, अदर एड्स से। और यही एड्स हैं, एड्स मतलब हेल्प एक तरह से होता है, एड्स टू ट्रेड। कॉमर्स इनसे इनको रिमूव करता है। मैंने बहुत डिटेल में आई थिंक ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है इनको वापस डिस्कस करने का। अदर एड्स मैंने बस आपसे डिस्कस नहीं किया था। अदर एड्स यहाँ क्यों लिखा है, इसमें क्या आ सकता है, देखिए, अदर एड्स में पैकेजिंग आ सकता है, ठीक है। अदर एड्स में पैकेजिंग आ सकता है, प्लस बिजनेसमैन जो होते हैं, जैसे अपने एजेंट के साथ प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते हैं, ऑफकोर्स गुड्स को सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए, देन मनी पेमेंट के लिए, एक्सेट्रा, अदर पर्पज से भी। तो उनको ईटिंग, लॉजिंग, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ की, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर्स, एक्सेट्रा चीज़ों की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अगेन यहाँ पे कॉमर्स प्रोवाइड करता है। तो बस ये अदर एड्स में यही सब आ जाता है, पैकेजिंग
और जो मैंने आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड सिनेमा थिएटर्स एंड एक्सेट्रा ये जो लॉजिंग है की फैसिलिटीज़ होती हैं जो प्रोवाइड करते हैं बिजनेसमैन को, ये इसके अंदर अदर रेट्स के अंदर आ जाएगा। एंड आई थिंक बाकी आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को वापस से बैक करके एक बार फिर से समझ लो। ये सब पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखे हैं आपको। हम डिस्कस कर लेंगे अब डिटेल में ब्रांच ऑफ कॉमर्स का ये फर्स्ट पार्ट ट्रेड, इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि ट्रेड क्या होती है पहला, दूसरा होम ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है, और इनके जो सब क्लासिफिकेशन है ये क्या है, इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, ब्रांच ऑफ कॉमर्स का जो फर्स्ट पार्ट है ट्रेड, और ट्रेड के जो सब क्लासिफिकेशन हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले ट्रेड का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद आगे सब क्लासिफिकेशंस पे जाएंगे। ट्रेड क्या होती है? परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट। यानी कि ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड में ये एक प्रोसेस है बेसिकली जिसमें हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं या प्रोक्योर कर रहे हैं। किस पर्पज़ के लिए? सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विसेज को भी। किस पर्पज़ के लिए? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं है तो वो ट्रेड नहीं है। ट्रेड इकोनॉमिक एक्टिविटी है एक हमारी, और प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए। तो ट्रेड में बेसिकली क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। सिर्फ कुछ नहीं होता है इसमें, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होता है सिंपल टर्म्स में। इससे भी सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ क्या होता है, जो मैंने यहाँ इसका मीनिंग लिख रखा है ऑलरेडी। देखो ये मीनिंग भी आप लिख सकते हो अपने आंसर में कि अगर आए व्हाट इज ट्रेड तो ये आप लिख सकते हो, और ये बिल्कुल 100% करेक्ट है, इस पर भी मार्क्स मिलेगा। बट इससे भी सिंपल मीनिंग चाहिए तो सिंपल मीनिंग्स में कह सकते हो, सिंपल वर्ड्स में सॉरी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज, लेकिन ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगी अगर हम इसमें प्रॉफिट वाला टर्म ऐड नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट वाला टर्म भी ऐड कर देना उसमें, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि हम बाइंग एंड सेलिंग करते ही सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से हैं। दूसरा, अब बात करते हैं ट्रेड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ट्रेड का ऑब्जेक्टिव ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज उन लोगों को प्रोवाइड करवाना जिनको इनकी ज़रूरत है, जहाँ पर भी किसी भी देश में किसी की भी पार्ट में है वो उनको ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ वो पे करने को तैयार है वो इसके लिए, क्योंकि जब तक पे नहीं करेंगे तो हमें अर्न नहीं करेंगे हम इनकम अपनी, हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेड का? टू मेक goods and services available to those persons who need them and are willing to pay for them, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज उन पर्सनस को प्रोवाइड करवाना जिनको उसकी नीड है, ज़रूरत है, और वो उसको उसको यूज़ करना है तो उसे कुछ पे करना पड़ेगा, तो पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो ट्रेड का जो बेसिकली ये प्रोसेस होता है, ट्रेडर्स इसको पूरा करते हैं, ठीक है। ये बाइंग एंड सेलिंग वाला काम जो है ट्रेडर्स करते हैं। प्रोड्यूसर्स गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, ट्रेडर्स उनसे वो गुड्स खरीद ले रहे हैं और फर्दर कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं। कंज्यूमर्स डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स के पास नहीं जाते हैं गुड खरीदने के लिए फैक्ट्री में, कि फैक्ट्री के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं, आपने प्रोड्यूस कर लिया, हो गया प्रोडक्शन, दे दो अब हमें, नहीं। ट्रेडर्स जो हैं प्रोड्यूसर्स से गुड वो खरीदते हैं और फिर कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। जो ट्रेडर्स बेसिकली दोनों के बीच में एक मीडिएशन का काम करते हैं, ठीक है। और ट्रेडर्स क्या करते हैं? ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग ट्रेड करते हैं उन्हें हम ट्रेडर्स कहते हैं। क्या करते हैं वो ट्रेडर्स? वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। अब इसका सब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। नाउ टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रेड इन डिटेल। ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स में मैंने आपसे कहा कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, एक ट्रेड और एक ऑफ एड्स टू ट्रेड। ट्रेड मैंने आपसे क्लियर कर दिया अभी कि क्या होती है, जिसमें हम गुड्स को परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं, वो हमारी ट्रेड होती है। ट्रेड की भी मैंने आपको जो सबसे पहला चार्ट बताया था जिसमें ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स बताई थी क्या होती हैं, उसमें डिस्क्राइब कर दिया था कि ट्रेड भी दो तरह की होती है, एक होम ट्रेड होती है और एक फॉरेन ट्रेड होती है। अब उसी होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस चार्ट में जो ये बोर्ड पे फ़िलहाल मटेरियल लिखा हुआ है इसमें होम ट्रेड की डिटेल्स लिखी हैं और हम होम ट्रेड पढ़ेंगे, इसके बाद हम फॉरेन ट्रेड पे आएंगे, ठीक है। तो होम ट्रेड क्या है? होम ट्रेड की फर्दर दो क्लासिफिकेशन होती है, एक होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, वो क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं होम ट्रेड पे। ऑब्लिक डोमेस्टिक, ऑब्लिक इंटरनेशनल, ऐसे क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि होम ट्रेड के ये दो और नाम हैं, ठीक है। होम ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं, होम ट्रेड को हम इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों नाम से हम बुला सकते हैं होम ट्रेड को। होती क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। यानी कि जब हम गुड्स को ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं एक जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री के अंदर, यानी कि एक ही कंट्री में, यानी कि बायर और सेलर, जो बंदा ख़रीद रहा है और जो बंदा बेच रहा है, दोनों एक ही कंट्री से अगर बिलोंग कर रहे हैं, बोथ बिलोंग टू द सेम कंट्री, तो उसे हम होम ट्रेड के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री एक होनी चाहिए, विद इन
द जोग्राफिकल बाउंड्री एक कंट्री के होने चाहिए। कौन कौन? बायर और सेलर, जो बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे बॉम्बे से न्यू दिल्ली कर लो। एग्जाम्पल यही नहीं, कोई भी हो सकता है, लाइक जयपुर से न्यू दिल्ली कर लो, आप उत्तर प्रदेश से उधर कर लो। सिटी देखिए, आपकी सिटी और स्टेट वेरी कर सकते हैं, लेकिन कंट्री एक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आप सेल कर लो, ठीक है, बट तब भी वो होम ट्रेड ही कहलाएगी, ठीक है। सो होम ट्रेड क्या हो गई? जहाँ पे बायर सेलर एक कंट्री से बिलोंग करते हैं और बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस भी एक कंट्री के अंदर ही हो रहा है। डिफरेंट स्टेट्स में हो रहा है, डिफरेंट सिटीज़ में हो रहा है, वो मैटर नहीं करता, बस एक कंट्री के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने दिख दिया। अब होम ट्रेड जो होती है हमारी दो तरह से और क्लासीफाइड है, एक है होलसेल ट्रेड, एक है रिटेल ट्रेड। दोनों को मैंने उसका डिटेल मैंने मटेरियल जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा है कि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक डिफरेंस की तरह ही हम इसको लेके चलते हैं। होलसेल ट्रेड क्या होती है? बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग तो अब हर जगह आ रहा है, आप समझ ही गए होंगे, ट्रेड का मीनिंग ही बाइंग एंड सेलिंग है। वो कहाँ हो रही है, किस एरिया में हो रही है, तब वो डिसाइड करता है कि वो होम ट्रेड है कि इंटरनेशनल ट्रेड है कि कौन सी ट्रेड है, ठीक है। बट बाइंग एंड सेलिंग तो वो हर ही जगह हो रहा है, ठीक है। तो होलसेलर में भी बाइंग एंड सेलिंग है, रिटेलिंग में भी बाइंग एंड सेलिंग है, पर डिफरेंस क्या होता है? होलसेल ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स होता है इन लार्ज क्वान्टिटीज़, ठीक है। Here it happens in large quantities, but retail trade में क्या होता है? Buying and selling of the goods in small quantities. तो wholesalers basically कौन होते हैं? wholesale trade में क्या होता है? wholesale trade में जो पहली बात wholesale trade करते कौन लोग हैं? wholesalers, ठीक है। जो लोग होलसेल ट्रेड करते हैं उन्हें हम होलसेलर कहते हैं, जो लोग रिटेल ट्रेड करते हैं उन्हें हम रिटेलर्स कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप क्लियर कर लें। तो हम और एक जो यहाँ नीचे मैंने एक बहुत अच्छा, मैंने अगर लाइन ड्रॉ कर दूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा सा ये चार्ट टाइप का बनाया हुआ है जो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। जिससे चीज़ें प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, आपको पता है वो गुड्स बनाते हैं, ठीक है। वो गुड्स बनाते हैं अपनी फैक्ट्री में। उनसे कौन ख़रीदता है? होलसेलर्स। उनसे होलसेलर्स बल्क में गुड्स ख़रीदते हैं। रिटेलर्स उसके बाद होलसेलर्स से गुड्स ख़रीदते हैं, वो लेकिन बल्क में नहीं ख़रीदते हैं, वो छोटी छोटी क्वांटिटी में ख़रीदते हैं और अपनी शॉप पे रखते हैं। जैसे आपने अपने गली मोहल्ले में शॉप्स देखी होंगी, वहाँ उन शॉप्स में कौन जो सेल करता है वो रिटेलर्स होते हैं और फाइनली उनसे कंज्यूमर्स गुड ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी चेन चलती है इस तरह से। तो अब होलसेलर्स, इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको चार्ट डिस्क्राइब कर दिया। अब आपको शायद होलसेलर्स और रिटेलर्स आराम से क्लियर हो जाएंगे कि क्या होते हैं। होलसेलर्स वो होते हैं जो गुड्स को बल्क क्वांटिटी में ख़रीदते हैं, कहाँ से? किससे? प्रोड्यूसर्स से। और रिटेलर्स वो होते हैं जो गुड्स स्मॉल क्वान्टिटीज़ में ख़रीदते हैं, किससे? होलसेलर्स से, ठीक है। अब होलसेलर्स जो होलसेल ट्रेड करते हैं उन्हें होलसेलर कहते हैं, जो रिटेल ट्रेड करते हैं उन्हें रिटेलर्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट, स्पेशलाइजेस इन लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स। देखिए होलसेलर्स को बल्क में गुड खरीदना पड़ता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। देखिए हमारी जो फैक्ट्री होती है जहाँ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, सपोज अगर हम ये बोर्ड का एग्जांपल ले लें, तो बोर्ड का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो करोड़ में हो रहा होगा। होलसेलर्स उन्हें लैक्स में खरीदते हैं, रिटेलर्स उन्हें कुछ हंड्रेड्स की क्वान्टिटी में खरीदते हैं, फिर कंज्यूमर्स एक एक करके खरीद के जाते हैं। इस तरह से प्रोसेस चलता है। तो अब जब हम होलसेलर्स इतनी बल्क क्वान्टिटी में परचेज़ करेंगे, भाई पैसा भी चाहिए हर चीज़ को परचेज़ करने के लिए, ठीक है। तो वो एक ही क्वांटिटी को बल्क में परचेज़ करते हैं, फिर उसी का बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, वही आगे सेल करते हैं। बट रिटेलर्स क्या होते हैं? आपने शॉपकीपर्स देखे होंगे, वो अपनी शॉप में हर तरह का सामान रखते हैं। वो अगर कोई स्टेशनरी की शॉप में आप जाएंगे, उनके पास बोर्ड भी होगा, मार्कर भी होगा और उनके पास डस्टर भी होगा, उनके पास तमाम तरह की चीज़ें और भी होंगी, उनके पास नोटबुक भी होगी, पेन पेंसिल भी होगा। तो अब उन्होंने क्या किया? वैरायटी ऑफ गुड्स रखे हैं, तो दे कीप द वैरायटी ऑफ गुड्स, ठीक है। सो ये वैरायटी ऑफ गुड्स हमारे रखते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स खरीदते हैं, इसीलिए स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते हैं। उन्होंने थोड़े से मार्कर लिए, थोड़ा सा डस्टर लिए, थोड़े से बोर्ड लिए, थोड़े से नोटबुक, पेन पेंसिल लिया, इरेजर रबर लिया अपनी और स्केल लिया, शॉप पे रखा और एक शॉप हो गई और रिटेलर्स बन गए और ये सेल करने लगे कंज्यूमर्स को। ये छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदते हैं, बट होलसेलर्स बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं गुड्स प्रोड्यूसर्स से, ठीक है। फिर होलसेलर्स सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। होलसेलर्स जो गुड फर्दर सेल करते हैं रिटेलर्स को, वो क्रेडिट पे भी बेच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो उसी टाइम कहते हैं रिटेलर्स से कि आप पैसा उन्हें दे ही दो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। वो क्रेडिट पे भी खरीदते हैं बेसिकली, सेल करते हैं कि हाँ बाद में हम पैसा दे देंगे। इवन होलसेलर्स खुद भी कभी होता है कि प्रोडक्ट्स ले लेते हैं प्रोड्यूसर से, पर मनी बाद में देते हैं, तो क्रेडिट पे ले लेते हैं। रिटेलर्स में हमने जनरली देखा मोस्टली कैश, मैंने यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि मोस्टली पेमेंट कैश में ही होता है। अब कैश ये मतलब नहीं है कि कार्ड से नहीं हुआ, कार्ड में भी आप अल्टीमेटली कैश बंदे के पास जा ही रहा है, बस थोड़ा अब डिजिटल फॉर्म शुरू हुआ है, इंडिया डिजिटल अब हो रहा है। तो पहले तो हम मोस्टली सिर्फ कैश दे देते थे और हम परचेज़ कर लेते थे, ठीक है। अब अगर आप
डिजिटल वे में भी पेमेंट कर रहे हो, अल्टीमेटली आपने उस पर बकाया नहीं रखा है कुछ, आपने उसको पेमेंट उसी समय कर दिया उसकी, तो आप क्रेडिट पे नहीं बेच रहे हो, ठीक है। इसलिए मैंने मोस्टली कैश में लिख दिया। तो ये आपको आई होप डिफरेंस दोनों का, एक तरह से मेरे को होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड आपको एक्सप्लेन ही करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब ये क्लियर हो गया कि होम ट्रेड क्या होती है। और होम ट्रेड में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है एक कंट्री के अंदर। एक कंट्री के अंदर होलसेल ट्रेड, अगर लार्ज क्वांटिटी में ख़रीद रहे हैं तो वो होलसेलर्स होते हैं, वो स्पेशलाइज करते हैं, वो कम उनके पास बहुत सारी वैरायटी नहीं होती है। जैसे कि होलसेलर्स अगर होगा कोई होलसेलर, तो वो ये नहीं करेगा कि कुछ बोर्ड खरीदेगा, कुछ डस्टर, कुछ मार्कर, नहीं, वो बल्क में ही बोर्ड खरीदेगा, बल्क में बोर्ड खरीदेगा, अपने पास रखेगा। रिटेलर क्या करेगा, सपोज एक ए होलसेलर है, बी होलसेलर है, ए ने बल्क में बोर्ड खरीद रखे हैं, बी ने बल्क में डस्टर खरीद रखे हैं, ठीक है। तो रिटेलर क्या करेगा, वो ए के पास जाएगा, उससे कुछ क्वांटिटी में बोर्ड ले लेगा, बी के पास जाएगा, कुछ क्वांटिटी में उसे डस्टर ले लेगा और अपनी शॉप पे रखेगा कंज्यूमर्स को सेल करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स में ये इन्वेस्ट करते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं, ये वैरायटी ऑफ गुड्स अपने पास रखते हैं, मोस्टली कैश में इनका होता है सेलिंग पर्पस। और ये तो बहुत ही अच्छा डायग्राम है, अगर आपने आंसर में भी बनाओगे तो इसके मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये वाला जो चार्ट आपका है, कि प्रोड्यूसर्स से गुड्स कौन लेता है, होलसेलर्स से वो रिटेलर्स के पास जाते हैं, और रिटेलर्स से फाइनली वो कंज्यूमर्स के पास जाते हैं, ठीक है। नाउ वी विल कम ऑन टू द फॉरेन ट्रेड। अब हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। फॉरेन ट्रेड जो होती है उसके भी, जैसे डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके भी और 2 नाम हैं, इसी तरह से फॉरेन ट्रेड के भी और नाम होते हैं। ट्रेड को हम एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। अब ये होती क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़, यानी कि जब गुड्स खरीदे जा रहे हैं या सेल किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं 2 कंट्रीज़ के बीच में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 ही कंट्री हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। 2-3 कंट्रियाँ आपस में गुड्स खरीद रही हैं, बेच रही हैं दूसरे को, तो उसे हम फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इन तीनों में से कोई भी एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रेड मैंने आपको क्या बताया था, जब एक कंट्री के अंदर ही गुड्स बाय या सेल हो रहे हैं, ठीक है, खरीदे या बेचे जा रहे हैं एक कंट्री के अंदर ही। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया के अंदर ही गुड्स हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक ट्रेड हो गई। लेकिन अगर हम इंडिया से बाहर गुड्स परचेज या सेल कर रहे हैं तो वो फॉरेन ट्रेड के अंदर आ जाएगा। जैसे कि इंडिया से हम अमेरिका को गुड्स भेज रहे हैं, एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर, एक जरूरी नहीं है अमेरिका, आप कहीं भी भेज सकते हो। अगर हम इंडिया से गुड्स अमेरिका में बेच रहे हैं, या फिर अमेरिका से हम इंडिया गुड्स खरीद रहा है, तो वो कौन सी ट्रेड हो गई, वो हो गई हमारी फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब ये जो फॉरेन ट्रेड है, ये भी, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, सब क्लासिफिकेशंस हैं 3। पहला है एक्सपोर्ट ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है, सेल ऑफ द गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज़। एक्सपोर्ट ट्रेड तब कब कहलाती है, जब हम गुड्स अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसे हम एक्सपोर्ट करना कहते हैं। सेल मतलब एक्सपोर्ट, ठीक है। तो जब हम अपनी कंट्री से गुड्स बाहर सेल कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री को, तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर आ जाता है। यानी कि सपोज इंडिया से हम अमेरिका गुड्स भेज रहे हैं। इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, परचेज ऑफ द गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। इसमें क्या है, जब हम किसी दूसरी कंट्री से गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो वो कहलाता है इम्पोर्ट ट्रेड। यानी कि सपोज हम अमेरिका से इंडिया गुड्स खरीद रहा हो, तो वो आ गया इम्पोर्ट ट्रेड के अंदर। बाइंग को हम इम्पोर्टिंग कह दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। बाइंग का मतलब बाइंग होता है, लेकिन दूसरी कंट्री से जब हम खरीद रहे हैं तो उसे हम इम्पोर्टिंग भी कह देते हैं, और अगर हम सेल कर रहे हैं तो एक्सपोर्टिंग कह देते हैं, अगर दूसरी कंट्री इन्वॉल्व है तो, ठीक है। थर्ड आता है इंट्रापोर्ट ट्रेड। इंट्रापोर्ट ट्रेड को हम री एक्सपोर्ट ट्रेड भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, मीनिंग यहाँ बहुत क्लियरली लिखा है, इम्पोर्टिंग फ्रॉम वन कंट्री फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर कंट्री। इम्पोर्टिंग का मतलब मैंने आपको अभी क्या बताया था, देखिए यहाँ लिखा, इम्पोर्ट परचेज, परचेजिंग, यानी कि हम एक दूसरी कंट्री से परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी दूसरी कंट्री, उससे हम गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ, किस पर्पज़ के लिए, एक्सपोर्टिंग देम। और एक्सपोर्टिंग का मतलब मैंने क्या बताया, सेलिंग, सेल करने के लिए दूसरी कंट्री। सपोज़ अब अगर हमारी कंट्री इंडिया है, इसको एग्जांपल से अगर आपको मैं समझाऊं तो, इम्पोर्टिंग फ्रॉम वन कंट्री, गुड्स खरीद रहे हैं दूसरी कंट्री से। सपोज़ अमेरिका एक कंट्री है, हमारी कंट्री इंडिया, ठीक है, अमेरिका वो दूसरी कंट्री है, हमने अमेरिका से कोई गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, इंडिया ने खरीद लिए। अब इंडिया लेकिन उसको किस पर्पज़ से ले रही है, कंज्यूम नहीं करेगी, उसको वापस बेचने के पर्पज़ से खरीद रही है। इंडिया ने नेपाल को आगे सेल कर दिया, ठीक है। तो यह आ गया एक हमारा एग्जाम्पल ऑफ इंटरपोर्ट ट्रेड, या फिर री एक्सपोर्ट ट्रेड भी कहते हैं हम इसे, इंटरपोर्ट ट्रेड को। यानी कि जहाँ पे एक कंट्री गुड्स खरीद रही है दोबारा बेचने के पर्पज़ से, वो हो गया हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड या फिर री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो ये हो गए हमारे
ट्रेडिंग के टाइप्स, ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। बेसिकली ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स दो तरीके के थे, एक ट्रेड, दूसरा एड्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड में आ गया पहला डोमेस्टिक ट्रेड, दूसरा आ गया फॉरेन ट्रेड। एड्स ऑफ ट्रेड मैंने आपको ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन कर दिए हैं, अगर आपको कोई डाउट है आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। So if you like it, you can like the video, you can comment and subscribe to my channel. Thank you.